आइए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे मुतनाज़ा हीरे की। एक तरफ उसे कहा जाता है रोशनी का पहाड़, तो दूसरी तरफ ये खून का दरिया भी है। जी हाँ, ये कहानी है कोह-ए-नूर की, और सवाल ये है कि आखिर हिंदुस्तान का ये अजीम हीरा बरतानवी ताज तक पहुंचा कैसे। तो चलिए इस हीरे की खूनी तारीख को समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और इससे कैसी कैसी कहानियां जुड़ी हैं। लफ्ज़ है कोह-ए-नूर। ये फारसी जुबान से आया है और इसका मतलब है रोशनी का पहाड़। दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उसे बहुत बाद में मिला, लेकिन सच पूछें तो ये नाम इस हीरे की असल पहचान को बिल्कुल ठीक बयान करता है। अच्छा, इसकी शुरुआत की बात करें तो वो बड़ी पुरस्कार है। कुछ कहानियां तो इसे 5000 साल पीछे ले जाती हैं, सीधा हिंदू देवता कृष्णा तक। यहाँ तक इसे महाभारत का वो मशहूर अफसानवी स्यामंतक मणि भी समझा जाता है। लेकिन अगर हम ठोस तारीखी सबूत की बात करें तो वो हमें पहली बार 13वीं सदी में मिलता है, जब ये गोलकोंडा की कोलूर कान से निकाला गया। और जानते हैं जब ये मिला तो इसका असल वजन कितना था? अंदाजा है कि तकरीबन 793 कैरात। इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था जो इंसान ने कभी देखा था। तो जैसे ही ये हीरा कान से बाहर आया, ये फौरन ताकत की एक बहुत बड़ी अलामत बन गया और इसकी तारीख का एक उसूल भी तभी से बन गया। ये एक ऐसा इनाम था जिसे हमेशा छीना गया, कभी किसी को दिया नहीं गया। और ये बात इसके इब्तिदाई सफ़र से ही साफ नजर आती है। देखिए ना, पहले यह काकती खानदान के पास था, फिर 14वीं सदी में इसे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया। इसके बाद ये तुगलक, मालवा और तोमर खानदानों के हाथों से गुजरा और आखिरकार 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ये पहुंचा मुगल सल्तनत के बानी बाबर के पास। उसकी कीमत कितनी थी? इसका पहला अंदाजा हमें खुद बाबर की तहरीर से मिलता है। अपनी मशहूर किताब बाबरनामा में उन्होंने लिखा कि इसकी कीमत उतनी है जितना पूरी दुनिया एक दिन में खर्च करती है। सोचें जरा। खैर, मुगलों के पास ये हीरा काफी अरसे रहा, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा एक ड्रामाई मोड़ आया। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ रही थी और मगरिब से एक तूफान उठ रहा था। मुगलों के उरूज के ज़माने में शहंशाह शाहजहां ने इस हीरे को अपने लेजेंडरी तख्ते ताउस के बिल्कुल ऊपर सबसे नुमाया जगह पर लगवाया था। ये तख्त खुद जवाहरात से भरा था और कोह-ए-नूर उसकी शान था। ये मुगलों की ताकत और दौलत का सबसे बड़ा मजहर था। फिर आया 1739 का साल, जब फारस के हुक्मरान नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। अब उसे कहीं से खबर मिली कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह इस कीमती हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है। तो नादिर शाह ने एक चाल चली। उसने दोस्ती और भाईचारे के नाम पर पगड़ियां बदलने की पुरानी रस्म का जिक्र छेड़ दिया। अब बेचारे शिकस्त खुर्दा मोहम्मद शाह के पास इनकार की गुंजाइश ही कहाँ थी, और बस पगड़ी के साथ हीरा भी नादिर शाह का हो गया। और कहते हैं कि जब नादिर शाह ने पगड़ी खोली और पहली बार इस हीरे की चमक देखी तो उसकी जुबान से बेख्तियार निकला कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। तो ये था वो लम्हा जब इस हीरे को अपना मशहूर नाम मिला, एक ऐसा नाम जो हैरत और फतेह दोनों की कहानी सुनाता है। लेकिन कोह-ए-नूर की किस्मत में कहीं टिकना नहीं लिखा था। नादिर शाह के कत्ल के बाद इस हीरे का सफर एक बार फिर शुरू हुआ और घूम फिर कर ये वापस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ पहुंचा। इस दौरान जब ये हीरा अफगानिस्तान पहुंचा तो वहां के हुक्मरान शाह शुजा दुरानी की बीवी वफा बेगम ने इसकी कीमत का एक बड़ा शायराना अंदाज़ा लगाया। उन्होंने कहा था कि अगर कोई बहुत ताकतवर आदमी 4 पत्थर 4 समतों में फेंके और 5वां सीधा ऊपर हवा में और उनके बीच की सारी जगह सोने से भी भर दी जाए, तब भी इसकी कीमत कोह-ए-नूर के बराबर नहीं होगी। और फिर अफगानिस्तान से ये हीरा सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। वो शेरे पंजाब कहलाते थे और इस हीरे को बड़े फख्र से अपने बाजू पर बांधते थे। लेकिन अफसोस, महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख सल्तनत बिखरने लगी और जब एक ताकत कमज़ोर होती है तो कोई दूसरी उसकी जगह लेने आ जाती है। इस बार ये नई ताकत थे अंग्रेज़, जो हिंदुस्तान में अपने कदम जमा रहे थे। तो हुआ ये कि 1839 में रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद सिख सल्तनत में खाना जंगी और अफरा तफरी फैल गई। हर तरफ साजिशें और कत्लो गारत थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मौके की ताक में थी। उन्होंने इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया, एंग्लो सिख जंगें लड़ीं और आखिरकार 1849 में पूरे पंजाब पर कब्जा जमा लिया। और उसी कब्जे के बाद 1849 में हुआ मुआहिदा-ए लाहौर। इस मुआहिदे के तहत उस वक्त के नन्हे महाराजा सिर्फ 10 साल के दिलीप सिंह से
कोहिनूर लेकर मलका विक्टोरिया को तोहफे के तौर पर पेश करने को कहा गया। जाहिर है इस तोहफे को आज तक बहुत से लोग जबरी वसूली ही मानते हैं। तो कोहिनूर अब हिंदुस्तान से निकलकर लंदन पहुंच गया। इस वक्त इसका वजन 186 क़िरात था। याद है ना, इसका असल वजन 793 क़िरात था। मुग़ल दौर में एक बार इसकी तराश खराश ठीक से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इसका वजन पहले ही काफ़ी कम हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1852 में मलका विक्टोरिया के शौहर प्रिंस एल्बर्ट ने हुक्म दिया कि इसे दोबारा तराशा जाए ताकि ये यूरोपीय लोगों के ज़ौक़ के मुताबिक ज़्यादा चमके। इस कटाई ने न सिर्फ इसकी असल इंडियन शक्ल हमेशा के लिए बदल दी, बल्कि इसका वजन घटाकर सिर्फ 105.6 क़िरात कर दिया, यानी आधे से भी कम। तो आज ये हीरा बरतानवी शाही खानदान के ताज की जीनत है। लेकिन इसका सफ़र शायद अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस पर जो तनाज़ा है वो आज भी जिंदा है। और ये तनाज़ा छोटा मोटा नहीं है। आज कम से कम 4 मुल्क इसकी मुल्कियत का दावा करते हैं। इंडिया कहता है कि हीरा वहां से निकला था और नवाबादियाती दौर से पहले आखिरी बार एक हिंदुस्तानी सल्तनत के पास था। पाकिस्तान का दावा है कि सिख सल्तनत का दारुल हुकूमत लाहौर तो पाकिस्तान में है, इसलिए हमारा है। अफगानिस्तान कहता है कि रंजीत सिंह से पहले ये हमारे दुरानी खानदान के पास था। और ईरान का दावा नादिर शाह की फतह पर मबनी है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि ये उन्हें मुआहिदा लाहौर के तहत कानूनी तौर पर मिला है और अब ये उनके कौमी वरासे का हिस्सा है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है, क्या किसी ऐसी अनमोल चीज़ का ताल्लुक उसकी जाए पैदाइश से होना चाहिए या फिर उसकी तारीख से, यानी उन तमाम हाथों से जिनसे वो गुजरी है?